नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि इस कोविड-19 के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब संसद का सत्र नहीं हो रहा है और इसी मामले को लेकर पिछले दिनों लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने संसदीय मंत्री को पत्र लिखा था। वहीं अब केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र के अनुसार सरकार जनवरी से बजट सत्र को शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सत्र की मांग की गई थी। इसके अलावा विपक्ष के कई अन्य दल भी किसानों के मुद्दों को लेकर सत्र की मांग कर रहे थे। संसदीय मंत्री जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना संकट के कारण इस बार सितंबर में मानसून सत्र आयोजित नहीं किया गया था। इसमें काफी सावधानी बरती गई थी। मानसून सत्र में कुल 27 विधेयकों को पास किया गया था और आपको बता दें कि बजट सत्र अक्सर जनवरी के आखिरी में शुरू होता है। 2 महीने शांत बैठने के बाद तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। पिछले 13 दिन में आज दूसरी बार घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई है। इससे पहले 2 दिसंबर को घरेलू गैस और वाणिज्यिक गैस के दाम बढ़ाए गए थे। मंगलवार को एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर में 36 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की गई। इसका सीधा मतलब है कि घरेलू गैस में पिछले 13 दिन में प्रति सिलेंडर 100 और वाणिज्यिक सिलेंडर में प्रति सिलेंडर 91 रुपए की वृद्धि की गई है और अब इस महीने 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 698 में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर 1343 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। घरेलू सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बावजूद सब्सिडी को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 100 प्रति सिलेंडर दर बढ़ने के बावजूद सब्सिडी नहीं मिलेगी। और आपको बता दें कि करीब 2.5 महीने स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भी 20 नवंबर से वृद्धि का दौर शुरू हुआ था और अब घरेलू और कमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर मार्जिन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान, खालिस्तानी और पूंजीपति ही उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को लापरवाह बताते हुए कहा कि वे कोरोना फैलाने वाले और छात्र विरोधी भी हैं। राहुल केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं। चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल है, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पूंजीपति ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं और वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और हाल ही में किसानों ने भूख हड़ताल भी की है। गहलोत सरकार के 2 साल के जश्न के मौके पर 2000 चिकित्सकों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा। चिकित्सा विभाग के मेडिकल ऑफिसर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और चिकित्सा अधिकारियों की माने तो प्रदेश भर में पीएचसी, सीएचसी और अन्य अस्पतालों में खाली चल रहे पदों पर नए चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। विभाग ने खाली पदों के हिसाब से उच्च स्तर पर पोस्टिंग की फाइल को भेजा है। चिकित्सा विभाग ने निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि पिछली बार 735 पदों के लिए हुई भर्ती में कोरोना को देखते हुए सीएमएचओ को पोस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कई जिलों से चिकित्सकों की शिकायत मिली, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अब चिकित्सकों को सीधे खाली पदों पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। उधर पिछले 3 माह से चल रही चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 17 दिसंबर को पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उधर जिले में भीलवाड़ा रोड स्थित होटल पद्मिनी के पास रविवार को मिले एक युवक के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना में दोस्त नहीं, अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि रतलाम जिले का रहने वाला बबलू उर्फ गोपाल सिंह लंबे समय से चित्तौड़गढ़ में ही रहकर काम धंधा कर रहा था। रविवार को बेड़च नदी के पास ही बबलू का शव मिला था। पहले तो शव की शिनाख्त हुई नहीं थी, लेकिन शाम होते होते पुलिस को शव की शिनाख्त होते ही पुलिस घटना को लेकर मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। घटनास्थल पर एफएसएल और एमओबी की टीमों को मिले साक्ष्यों से एक बात साफ हो गई थी कि बबलू की हत्या यहीं हुई है
और जो साक्ष्य मिले थे उन्हीं के आधार पर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ कालू को मध्य प्रदेश की रतलाम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो भी चौंकाने वाला था। मृतक बबलू ने आरोपी दीपक को 10,000 रुपए उधार दिए थे। आरोपी दीपक ने कुछ रुपए तो लौटा दिए, लेकिन 7,500 रुपए दीपक नहीं दे पा रहा था। रविवार को दोनों ने पहले तो दिन भर शराब पी और शाम को जब दोनों होटल पद्मिनी के पास बैठकर फिर से शराब पी रहे थे, वहीं बबलू ने फिर से दीपक से बकाया रुपए मांगते हुए यहाँ कह दिया कि रुपए नहीं दे सकता है तो घर की इज्जत को 5-7 दिन के लिए मेरे घर पर भेज दे। बस इसी बात से आक्रोशित होकर पहले तो दीपक ने बबलू के सिर में पत्थरों से वार कर दिए, लेकिन इतने से गुस्सा कम नहीं हुआ तो गला घोंटकर बबलू की हत्या कर दी। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी दीपक से पूछताछ कर रही है। नागौर के पादुकला थाना क्षेत्र की एक 14 वर्षीय अविवाहित नाबालिग बालिका के प्रसव का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बालिका के परिजन रविवार को उसे लेकर अजमेर में जनाना अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसूता के नाबालिग होने के कारण पादुकला पुलिस को सूचना दी गई। स्वास्थ्य व सुरक्षा कारणों से प्रसव के बाद जच्चा व बच्चा को पुलिस व चिकित्सीय निगरानी में रखा गया। मामले में अविवाहित नाबालिग के बयानों के आधार पर उसके सगे भाई सहित 3 अन्य पर पादुकला पुलिस थाने में पॉक्सो एक्ट में तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सगे भाई सहित 3 अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। वहीं नवजात बच्ची सहित सभी आरोपियों की डीएनए जांच करवाई जा रही है। डीएनए जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। श्रीगंगानगर में एक दर्दनाक हादसे में घर में आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 5 से 7 बजे के बीच का है, जब घर में रखी रद्दी में आग लगने के कारण हुआ। दमकल में टीम फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तोड़कर कमरे तक पहुंचे। दोनों के शव आग में पूरी तरह से जल गए थे। दमकल कर्मियों ने पॉलिथीन में भरकर शव के अवशेष निकाले। बताया जा रहा है कि पति पत्नी मानसिक तौर पर कमजोर थे। दमकल अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शहर के एफ ब्लॉक स्थित एक घर की फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई। यहाँ 70 साल के अनिल कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अनिता के साथ रहता था। दोनों की आग से झुलसकर मौत हो गई। जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग काफी फैल चुकी थी। दमकल की टीम आग बुझाकर कमरे तक पहुंची। वहां दोनों के शव आग में पूरी तरह से जल चुके थे। दोनों के शव के अवशेष को खिड़की तोड़कर निकाला गया। लोगों ने बताया कि हादसे में मारा गया अनिल रद्दी चुनकर लाता था और इसके कारण रद्दी के कागज से उसका घर भरा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि सुबह अंगीठी चलाते समय रद्दी में आग लग गई। सुबह करीब 7 बजे पड़ोसियों ने मकान में धुआं निकलता देखकर दमकल और पुलिस को सूचना दी। पुलिसों ने बताया कि आग लगने के खतरे के कारण दंपति को कई बार घर में कबाड़ का सामान रखने के लिए टोका था। बड़ी मात्रा में कबाड़ होने के कारण दमकल को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने दोनों शवों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है। इसकी स्थापना कुछ जिले में और भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनमें ऊर्जा पार्क के अलावा एक विलवणीकरण संयंत्र और एक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण तथा पैकिंग संयंत्र शामिल है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज कच्छ में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तीनों ही परियोजनाएं कच्छ के विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क, जितना बड़ा सिंगापुर व बहरीन देश है उतना बड़ा कच्छ में हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय कहा जाता था कि कच्छ इतना दूर है कि विकास का नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। चुनौती का एक प्रकार से ये दूसरा नाम था कि आज स्थिति ऐसी है कि लोग कुछ वक्त कच्छ में काम करने के लिए सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल के मुताबिक कच्छ के मांडवी में प्रस्तावित विलवणीकरणीय संयंत्र से खारे पानी को स्वच्छ किया जाएगा और इससे 300 गांवों के करीब 8 लाख जनसंख्या के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। यह संयंत्र 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ नर्मदा ग्रिड, सोनी नेटवर्क और अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे के पूरक के रूप में गुजरात में जल सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाएगा। શિયાળો અને કોરોના બોય में ध्यान रखजा। आज कच्छ अची मुके बेवड़ी खुशी થઈ રહી है। बेवड़ी એટલે आए કે कच्छड़ो मुझे दिल जे बोरो आए।
ब्यो एतरे कि आज कच्छ गुजरात न पण देश जी ओळख में पण हकड़ो तारो जोड़े लाए मैंने तो। साथियों, आज गुजरात और देश के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल ने योगी सरकार पर उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में पीछे ले जाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता। जब संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक खुल सकता है तो लखनऊ के गोमती नगर में क्यों नहीं खुल सकता। यूपी में मुफ्त पानी और बिजली प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। दिल्ली में यूपी के काफी लोग रहते हैं, हमारी अपील है कि उन्हें यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो गई है और अब आम आदमी पार्टी के साथ जनता खड़ी होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई है और दिल्ली में काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली पानी मिल रहा है, उन्हें मोहल्ला क्लिनिक से इलाज मिल रहा है, तो ऐसा गोरखपुर, लखनऊ और यूपी के अन्य शहरों में क्यों नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह अगस्त से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वे लगातार कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कोरोना की जांच और इलाज में लापरवाही के मामले उठाकर योगी सरकार पर हमलावर है। अब तक संजय सिंह पर 11 से अधिक केस भी दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।